अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया था। अगेन अगर जिस बच्चों ने नहीं पता रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, अगेन यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली दोज रिएक्शन विच कैन गो इन द बोथ डायरेक्शन. It's a forward reaction. Okay, there is two types of reaction in the reversible reaction. One is the forward reaction, in the reverse reaction. Okay, F dot R mean forward reaction, R dot R mean reverse reaction. Forward reaction is basically in this reaction product are formed. Okay, products formed. And in the reverse reaction its reactants are formed. Okay, so basically in this reversible reaction, basically in the reversible reaction there is also a two reaction, forward reaction and the reverse reaction. In forward reaction products are formed, and in reverse reaction is reactant are formed. So what is the requirement for the equilibrium? This is very very important point. What is the requirement? मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन की जो नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, जो एक उसमें एक रिएक्शन के अंदर एक कंडीशन आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिस स्टेज को, जिस पॉइंट को, जिस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो क्या चीज़ है? उसके जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमारा जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैन रीच इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज सिस्टम. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इक्विलिब्रियम गेन करना चाहते हैं तो आपका वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन, आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑल्दो रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन वो होना क्लोज सिस्टम के अंदर चाहिए. क्लोज सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं से देख लेते हैं जल्दी से. लुक ओवर हियर, देयर इज अ टू सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम ऊपर से ओपन है, चीज़ें यहाँ से बाहर जा सकती हैं, और जो चीज़ें एक दफ़ा बाहर चलेगी वो वापस नहीं आती. ओके, क्लोज सिस्टम क्या चीज़ है? क्लोज सिस्टम ऊपर से हमने इसको लिड से कवर किया हुआ है. सो देख लो चीज़ें अंदर ही हैं, अगर प्रोडक्ट बनेंगे वो बाहर नहीं जा सकेंगे, वो वापस अंदर ही है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम. सो इक्विलिब्रियम इसके अंदर गेन किया जा सकता है, इसके अंदर गेन नहीं किया जा सकता, बेशक ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो. तो पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड द सेकेंड पॉइंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, it's a reversible reaction can reach equilibrium in a closed system. So this is a very very important condition, इसको इग्नोर नहीं करना. The third condition कि अगर आपका रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया? उसके लिए ना कुछ दो, आप कह सकते टू पॉइंट्स हैं. जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? एट दैट टाइम you can see कि the rate of forward reaction, that is of dot R, is equals to the rate of reverse reaction. This is very very important. IGCSE के अंदर वो यही पूछता है कि अगर आपका एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, so what are the condition? ओके, वो कौन सी कंडीशन है जिसको वो रिवर्सिबल रिएक्शन फुलफिल कर दे, तो इट्स मीन योर रिएक्शन reach at equilibrium. So that is the first point. Obviously the closed system should be over there. Okay, so the rate of reaction, rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. This is the first condition required for the equilibrium. The second condition it's required for the equilibrium, that is कि the concentration of CONC, एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेलिंग लिखने का टाइम नहीं होता. So concentration of reactant, okay, concentration of reactant and concentration of product, concentration of product are no longer change, are no longer change. So these are the two condition. I will explain, don't worry. ये क्या मैं बात कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के इक्विलिब्रियम गेन करने के रिवर रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट, reaction, reversible reaction must be in closed system. And the third point,
when your reaction reach at equilibrium, so your reaction must be follow these two criteria. It's a rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. The second point, concentration of reactant and concentration of product are no longer change. Okay, there is no change. So look over here, one by one I'm going to explain what is meant by the concentration of reactant and concentration of product no longer change, and rate of forward reaction, rate of reverse reaction is equal. Okay, look over here. आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें एक छोटे से काम करने पड़ेंगे. दो टैंक लेते हैं, वाटर टैंक. एक वाटर टैंक ये है बच्चों, एज्यूम कीजिएगा, और एक वाटर टैंक ये है. मेरी कोशिश यही है कि ये दोनों वाटर टैंक ना सेम वॉल्यूम के हों, ठीक है, इक्वल साइज सेम वॉल्यूम, ठीक है. अगर नहीं भी सही बने तो आपने एज्यूम करना है ये दोनों सेम है, ठीक है. अगर इसके अंदर भी 500 लीटर वाटर आ सकता है तो उसके अंदर भी 500 लीटर वाटर आ सकता है. इन दोनों को ना हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है. यहाँ से मैं छोटा सा वो बनाता हूँ इसका होल, इधर से भी एक होल बनाते हैं. इन दोनों को ना यहाँ पे एक जॉइंट देने लगे, ये देखें, इन दोनों को इधर से कनेक्ट कर लिया. अब कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से दिस इज़ द वाटर टैंक ए एंड दिस इज़ द वाटर टैंक बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस वाटर ए के अंदर वाटर ऐड करना स्टार्ट किया तो क्या होगा बच्चों, ठीक है. लेट्स से आपने कुछ वाटर इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अब वो ऐड जब आपने किया होगा तो आपको ये नहीं लगता होगा कि वाटर ए, जो ए टैंक ए है, वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा बच्चों, ठीक है. वो अपने साथ साथ बी के अंदर भी वाटर क्या करेगा, वो पास करवाएगा. यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स पास होके जाएंगे, और वो अगर लेट से आपने जितना भी वाटर ऐड किया, टू बी ऑनेस्टली अगर लेट से आपने इतना इस वाटर टैंक के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो इस टैंक के अंदर भी उतना ही वाटर होगा. इज़ इट ना? दोनों वाटर टैंक का लेवल बराबर होगा, ठीक है. अगर आपने वाटर टैंक में जितना भी इसमें पानी ऐड किया होगा, अगर इसका लेवल इतना होगा तो इसका लेवल भी इतना होगा, क्योंकि बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, अब ये जो सिचुएशन, अगर आप इस सिचुएशन को देखें, आप ऊपर से वाटर ऐड करना छोड़ दें. अब वाटर ऐड करना हमने यहाँ से छोड़ दिया. एज्यूम कर लें कि ये जो मैंने लेयर बनाई है ये सारे का सारा यहाँ पे वाटर है. ओके, ये सारे का सारा यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी सारे का सारा वाटर है. डन. अब अगर आप गौर से देखें एक चीज़ है, आप अब ये कहेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं क्या वाटर टैंक ए से और टैंक बी की तरफ जो वाटर जो फ्लो जा रहा था वो अब क्या जाना बंद हो गया, तो आप बोलोगे सर शायद ऐसा ही कुछ हो गया, क्योंकि अगर टैंक ए से वाटर जाए टैंक बी में तो टैंक बी का वॉल्यूम तो ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन यकीन माने, टू बी ऑनेस्टली, कि टैंक ए से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना H2O, वो लगातार इस टैंक बी की तरफ जा रहे हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि सर अगर टैंक बी की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, टैंक बी का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बच्चों एट द सेम टाइम अगर लेट से यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आता है. दोनों बैलेंस रख रहे हैं अपने आप को. ओके, दोनों बैलेंस रख रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. लेट्स से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन कि योर वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम द टैंक ए टूवर्ड बी, सो इट्स मीन वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो जितनी स्पीड से टैंक ए से वाटर के मॉलिक्यूल टैंक बी की तरफ जाएंगे उतनी ही स्पीड से टैंक बी से वाटर के मॉलिक्यूल टैंक ए की तरफ आएंगे. हमें लगेगा कि शायद वाटर टैंक ए से टैंक बी की तरफ नहीं जा रहा और ना टैंक बी से टैंक ए की तरफ आ रहा है, और तो वाटर का फ्लो ही ख़त्म हो चुका. नहीं, बल्कि रेट्स इक्वल हो चुके हैं. ओके, सो पहली कंडीशन फुलफिल होगी इस टैंक के अंदर. दूसरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नो लॉन्गर चेंज. लेट्स से इस टैंक के अंदर सपोज करें, वेट के हिसाब से बात करें कि भाई 10 ग्राम पानी है, इसके अंदर भी लेट्स से बेशक 10 भी ना हो, ठीक है, इट्स ये मैटर नहीं करता कि दोनों अमाउंट सेम हो. लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली अगर टैंक का वॉल्यूम सेम था, हमने साइज सेम लिया, टैंक सेम लिया, तो हम कह सकते हैं इट्स 10 ग्राम. तो ये नहीं कहना चाह रहा है कि दोनों इक्वल होने चाहिए. मैं कभी भी नहीं, मैंने स्टेटमेंट लिख चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नो लॉन्गर चेंज, वो चेंज नहीं होने चाहिए.
मैंने यहाँ नहीं लिखा, वहाँ मैंने इक्वल का साइन डाला, मैंने यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं डाला, क्योंकि समटाइम आपके ऐसे रिएक्शन होंगे, रिएक्टेंट की अमाउंट कुछ होगी, प्रोडक्ट की अमाउंट कुछ होगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा चुका होगा, लेकिन उसके बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी और प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए तो हम कहते हैं तो इस रिएक्शन ने सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल कर रही है। तो अब ये जो भी रिएक्शन है, ठीक है, लेट्स से अब यहाँ वाटर टैंक की बात चल रही है, तो ये जो वाटर टैंक है ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से इक्विलिब्रियम में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है बच्चों इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ओके। और इट डजंट मीन कि सर देयर इज़ नो अ क्लोज सिस्टम टैंक, ऑब्वियसली वाटर क्योंकि ग्रेविटी है ना नीचे, तो वाटर ने बाहर कहाँ जाना, और दिस इज़ नॉट अ रिएक्शन बेसिकली, ओके, इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को हमने स्टडी किया। सो लुक ओवर हियर, देयर इज़ द रिएक्शन, इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ओपन सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम के अंदर यहाँ पे आयोडीन सॉलिड आयोडीन गैस की तरफ जा रहा है और ये एक सिंगल हेड एरो है। यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये सॉलिड गैस की तरफ जाता है तो ये वापस इधर नहीं आ सकता। एक पॉइंट, रीज़न क्योंकि सिस्टम ओपन है, जब सॉलिड गैस बनाता है तो वो गैस यहाँ से इवेपोरेट हो जाती है और गैस आयोडीन गैस होगी तो वो वापस जाके सॉलिड की तरफ भी जाएगी ना, अगर लेट्स से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देख लो, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाया जा सकता था, लेकिन ये एक ओपन सिस्टम के अंदर हुआ, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है? अब दूसरा रिएक्शन देख लो, आयोडीन सॉलिड डबल हेड एरो एंड आयोडीन गैस क्लोज सिस्टम के अंदर इसको एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई मुझे बच्चा बताएगा कि जब कोई चीज़ जैसे कि आयोडीन एक सॉलिड स्टेट के अंदर है और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं आयोडीन टू अ गैसियस स्टेट, तो जब हमने एक प्रोसेस पढ़ा था IGCSE के अंदर, इवन कि वही चल रही है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाए विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, सो व्हाट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर गैस वापस सॉलिड में जाए तो दिस इज़ कॉल्ड डीसब्लिमेशन। अगर ये इस फॉर्म में जाए सो दिस इज़ कॉल्ड द डीसब्लिमेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सो डन, दिस इज डीसब्लिमेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक अगर क्लियर हैं तो अब चलते हैं एक चीज़ को स्टडी करते हैं। सपोज करें हम एक हैबर प्रोसेस को ही स्टडी कर लेते हैं, हैबर प्रोसेस को, हैबर प्रोसेस हम इसी को स्टडी कर लेते हैं बच्चों। हैबर प्रोसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि वी नो दैट द नाइट्रोजन is going to be react with 3 moles of hydrogen, it's producing 2 moles of ammonia. So this reaction in equilibrium. अब मैं आपके सामने ना दो रिएक्शन स्प्लिट करने जा रहा हूँ। ऊपर वाला रिएक्शन जो होता है वो एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, नीचे वाला रिएक्शन इज़ अ रिवर्स रिएक्शन। दिस इज़ क्लियर? सो आप मुझे एक बात बताओ, जब टाइम स्टार्ट है, अब यहाँ स्टार्ट से चलते हैं, लेट्स से एक कंटेनर लेते हैं, सपोज करें, ठीक है, ये रिएक्शन इसके अंदर होता नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। हमने ना रिएक्टेंट ले लिए, एक नाइट्रोजन ले लिया, 3 मोल्स हाइड्रोजन ले लिए, इसको ऊपर से ना क्लोज कर देते हैं ताकि हम इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ये क्लोज है। लेट्स से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लिए और हमने कहा कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब है ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, इट्स मीन इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी वेरी हाई ऑफ द रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, सो वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी वेरी हाई, राइट? बोथ आर डायरेक्ट टू ईच अदर। सो लुक ओवर हियर इन द ग्राफ. So graph is basically against the two parameter. One parameter is rate and the second parameter is the time. Along the x-axis and the y-axis is the rate. So look over here. At the start of the reaction, when the time is 0, this is very very important point. The time is 0. Look over here, this is the origin point. When the time is 0, time 0 के ऊपर हमने देखा कि concentration of reactant of nitrogen and hydrogen are maximum. और जब इनकी concentration maximum होती है तो rate reaction maximum होता है. Why?
रीज़न क्या होती है, याद रखें वही, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ज़्यादा करेंगे, सक्सेसफुल कोलिजन ज़्यादा होगी, दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, सो रेट ऑफ रिएक्शन हाई। सो दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मैक्सिमम एट्स इस पॉइंट पे जब टाइम ज़ीरो था। आहिस्ता आहिस्ता जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया बनाएंगे, ठीक है। तो अमोनिया जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। सो लुक ओवर हियर, द फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आहिस्ता 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 डिक्रीज होगा। कैसे? लेकिन स्टार्ट में इसकी स्टीप देखो, ये स्टीप है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टीपनेस कम होती जा रही है। देखें यहाँ से वो डिक्रीज़ हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रही है, सो रेट डिक्रीज। सो रेट का और टाइम के लिहाज से अगर बात करें, टाइम के साथ साथ रेट डिक्रीज़ होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, हमेशा याद रखें। लेकिन जब अमोनिया बन जाता है, शुरू में अमोनिया नहीं बनता, ठीक है, शुरू में अमोनिया नहीं बनता, इसलिए ज़ीरो, टाइम के साथ रेट ज़ीरो। आहिस्ता आहिस्ता अमोनिया बनता है तो अमोनिया वापस डिकम्पोज होता है, रिवर्स रिएक्शन की तरफ भी जाता है, अमोनिया वापस ये बनाएगा। लेकिन अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में कम थी, इसीलिए रेट ज़ीरो के पास से है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मैक्स है। एक पॉइंट आया दोनों का, यहाँ पे जाके लेट से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना, एक लाइन पे हो गए दोनों, देखो ये इक्वल है। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रीच व्हेन बोथ रेट्स बिकम इक्वल, ठीक है। इस पॉइंट पे आके, इस टाइम पे आके कि हम कहेंगे कि जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे थे, उतना अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा था। सो दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल। दिस इज़ क्लियर बच्चों? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बस ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे देता हूँ। अगर लेट से एक ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो सकती है? लेट से मैं कहता हूँ रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा लगना स्टार्ट में कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो रिएक्टेंट की हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऐसे डिक्रीज़ होगी, हमेशा टाइम के साथ साथ डिक्रीज़। और अगर आपका ग्राफ हो टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी के साथ, तो शुरू में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होती है और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो रेट भी कुछ ऐसे ही हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि देखो ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है। ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि वी नो दैट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड रेट। तो ये एक रेट ही है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो जाएगा और ये रिवर्स रिएक्शन का रेट हो जाएगा। अगर इन दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लाट करेंगे तो ये नीचे, ये ऊपर, तो ये टाइम, इट्स अ रेट। सो रेट इज़ ओवरऑल रेट, फॉरवर्ड प्लस रिवर्स रिएक्शन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? तो यहाँ तक रखें, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। एक ली चैट्रियल, इसको भी कह सकते हैं, इट्स ली चैट्रियल प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ये अब वही रिवर्सिबल रिएक्शन जो पढ़ लिया हमने, जब हमने जैसे ही वो पढ़ा तो हमें पता चला कि उसके अंदर एक स्टेज आती है, इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं। जब इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं तो फिर हमने कहा कि अब हम एक प्रिंसिपल है कि अगर उस इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी कोई गड़बड़ करेगा ना, ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर एक ऐसी, वो उसके अंदर खुद ही एक ऐसी एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है कि जैसे हम कोई चीज़ उसके अंदर चेंज करेंगे, वो फ़ौरन कहेगा भाई मैं इस चेंज को ख़त्म करूँगा, वो फ़ौरन उस चेंज को नलीफाई करेगा, ठीक है, उसको अपोज़ करेगा, उसको चेंज, ठीक है, उसकी चेंज को फ़ौरन ख़त्म करेगा। हम लेट से हम कहते हैं कि यार एक काम करो, देखना मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि ली चैट्रियल प्रिंसिपल क्या कहते हैं। ये लेवल था, सपोज़ करें अब आपने एक काम किया, आपने यहाँ से और वाटर ऐड किया इस कंटेनर में। जैसे ऐड किया कि आपने सपोज़ करें आपने इतना वाटर ऐड कर दिया, इतना, ठीक है,
अभी मैंने इस कंटेनर को यहाँ से बंद किया हुआ है, लेट से, ठीक है, वैसे बंद करना नहीं है, वैसे बंद किया हुआ है, तो हमें डिफरेंस बताने के लिए कि अब ये इतना वाटर आपने ऐड कर लिया, पहले उसका ब्लैक वाटर और इन दोनों का लेवल सेम था, अब जब आपने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया तो ये इतना हो गया। अगर यहाँ से आप फ़ौरन से स्टॉपर को उठाओ, क्या होगा? अब फ़ौरन से ही वाटर इस जगह से उस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, और ये तब तक जाता रहेगा जब दोनों की दोबारा से लेवल क्या ना हो जाए, दोबारा से इनका लेवल सेम ना हो जाए। तो देखें, जैसे ही आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे किसी एक साइड से, तो वो फ़ौरन से उस अपोज को वो चेंज करेगा, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा कि यार ये जल्दी से इसने ये जो चेंज किया है इसको मैं फ़ौरन बैलेंस कर दूँ। अगर मेरे पास चीज़ ज़्यादा है तो मैं फ़ौरन से प्रोडक्ट वाली साइड पे भेज दूँ, अगर प्रोडक्ट के पास ज़्यादा है तो वो रिएक्टेंट की तरफ भेज देगा, तो एक दूसरे को ये सपोर्ट करने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस प्रिंसिपल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।